दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी को। सभी चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर आप लोग ये नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम समझते हैं डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। यहाँ पे दे रखा है, देखो हमको लंग्स को। लंग्स के द्वारा जब बॉडी में गैसेस एक्सचेंज हो तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जो लंग्स के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है ये किस में होता है? मोस्टली वर्टिब्रेट्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मेमल्स में। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मेमल्स, इनके शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसेस एक्सचेंज, वो किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू। और लंग्स के थ्रू होगा तो इसको बोला जाएगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। गिल्स के द्वारा अगर गैसेस एक्सचेंज हो तो इसको बोला जाएगा ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ये किसमें होगा? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्कस में, फिशिस में, टैडपोड्स में, प्रॉन में। ट्रेकियल ट्यूब्स के द्वारा गैसेस एक्सचेंज इंसेक्ट में होगा, सेंटीपीड में, मिलीपीड में और स्पाइडर्स में। स्किन के द्वारा जब गैसेस एक्सचेंज हो तो उसको कुटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये किसमें होगा? अर्थवॉर्म में, लीच में, एम्फीबियंस में। और सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा किसमें होता है? लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, जैसे स्पंज में, सिलेंट्रेट्स में और फ्लैटवर्म्स में। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये दो पार्ट से मिलकर बनता है। पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसको कंडक्टिंग जोन्स भी बोला जाता है और जो लंग है इसको बोला जाता है एक्सचेंज जोन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये दो पार्ट से मिलकर बना है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको कंडक्टिंग जोन्स बोलेंगे, लंग्स जिसको बोलेंगे एक्सचेंज जोन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें कंडक्टिंग जोन की, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, और एंडिंग होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे इसकी एंडिंग होती है, जो कंडक्टिंग जोन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कंडक्टिंग जोन की बात करें, इसका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्विलाई तक। एटमॉस्फेरिक एयर को एल्विलाई तक ट्रांसपोर्ट कराना, ये किसका काम है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का या फिर कंडक्टिंग जोन का। और ये क्लियर करता है एयर से फॉरेन पार्टिकल्स को। एयर में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उनको रिमूव करना, ये भी किसका काम है? कंडक्टिंग जोन का। एयर को ह्यूमिडिफाई करना और एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आना, ये सारे के सारे काम कौन करता है? कंडक्टिंग जोन। लंग्स की बात करें, जिसको एक्सचेंज जोन भी बोला जाता है। लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? थोरेसिक चेंबर में, जो एक एनाटोमिकली एयर टाइट चेंबर है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चेंबर। लंग्स सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक चेंबर में और ये एनाटोमिकली एक एयर टाइट चेंबर है। थोरेसिक चेंबर किससे मिलकर बना होता है? डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रल में स्टर्नम से, लेटरल में रिब्स से और लोअर साइड में बना है डोम से, डायफ्राम से मिलकर। लंग्स की बात करें तो लंग्स कवर होते हैं एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से, जिसको बोला जाता है प्लूरा। डबल लेयर मेम्ब्रेन है तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। लंग सरफेस में होने वाले फ्रिक्शन को कौन रिड्यूस करता है? प्लूरल फ्लूइड। कहाँ पे भरा होता है? जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है प्लूरा, इनके बीच में। लंग्स ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई से मिलकर बनते हैं। एल्विलाई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे लंग्स की। तो लंग्स के बारे में कुछ डिटेल है जो हमको बता रखी थी एनसीईआरटी में। लंग्स सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक चेंबर में, जो एनाटोमिकली एक एयर टाइट चेंबर है। थोरेसिक चेंबर जो है ये मिलकर बना है डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रल स्टर्नम से, लेटरल में रिब से, लोअर साइड में डोम से, डायफ्राम से। लंग्स कवर होते हैं एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से, जिसको प्लूरा बोला जाता है। प्लूरा जो है एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होगा, जिसको बोला जाएगा प्लूरल फ्लूइड। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है हमारी लंग सरफेस में होने वाले। लंग्स मिलकर बने हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई से। जो एल्विलाई है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, और प्राइमरी साइड भी है गैसेस एक्सचेंज की। यहाँ पे दिखा रखा है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। यहाँ पे डायफ्राम दिखा रखा है, यहाँ पे लंग्स, हार्ट, ब्रोंकस, एपिग्लोटिक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, यहाँ पे है प्लूरल मेम्ब्रेन और यहाँ पे है देखो प्लूरल फ्लूइड। यहाँ पे एल्विलाई है बीच में और यहाँ पे दिखा रखा है ब्रोंक्यूल्स को। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती है टू स्टेज। पहला है इंस्पिरेशन, दूसरा है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स। इंस्पिरेशन के दौरान जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है, और एक्सपायरेशन के दौरान
जो एल्विलर एयर है वो रिलीज आउट होती है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इनटेक होता है एटमॉस्फेरिक एयर का हमारे लंग्स में, एल्विलर एयर रिलीज आउट होती है ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यहाँ पे हायर देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। डायफ्राम इंस्पिरेशन के दौरान फ्लैट हो जाएंगे, एक्सपायरेशन के दौरान ये कर्व हो जाते हैं। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे लेस देन होगा और यहाँ पे हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डायफ्राम इंस्पायरेशन के समय फ्लैट और एक्सपायरेशन के दौरान कर्व हो जाता है। यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है ए में इंस्पायरेशन को, बी में दिखा रखा है एक्सपायरेशन को। यहाँ पे एयर एंटर करती है लंग्स में, एयर एंटरिंग लंग्स, और यहाँ पे एयर एक्सपेल हो रही है फ्रॉम द लंग्स। लैरिंग्स की बात करें तो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, इसलिए इसको बोला जाता है साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को क्या बोला जाता है? साउंड बॉक्स। फेरिंग्स की बात करें, कॉमन पैसेज है फूड के लिए और एयर के लिए। ग्लोटिस ये ओपनिंग है विंड पाइप की। स्वेलिंग के दौरान जो ग्लोटिस है ये कवर हो जाता है कार्टिलेजिनस फ्लैप के द्वारा, इसको इपीग्लोटिस बोलते हैं। जो इपीग्लोटिस है इसका काम क्या है? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, फूड की एंट्री को प्रिवेंट करना ताकि वो लैरिंग्स में ना पहुंच पाए। जो लैरिंग्स है ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? साउंड बॉक्स। कॉमन पैसेज फूड के लिए और एयर के लिए है फेरिंग्स। ग्लोटिस विंड पाइप की ओपनिंग है। ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग जो ग्लोटिस है ये कवर हो जाता है कार्टिलेजिनस फ्लैप के द्वारा, जिसको इपीग्लोटिस बोलते हैं। इपीग्लोटिस प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को ताकि वो लैरिंग्स में ना पहुंच पाए। एवरेज ब्रीदिंग रेट की बात करें एक हेल्दी ह्यूमन में तो ये होता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। एक स्वस्थ मनुष्य पर मिनट कितनी बार सांस लेता है? 12 से लेकर 16 टाइम्स पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाई स्पायरोमीटर। ब्रीदिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व होने वाला जो एयर का वॉल्यूम है उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं स्पायरोमीटर के द्वारा। और हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। तो कहाँ पे पाई जाती है? एब्डोमेन में। वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल इन एब्डोमेन। एक हेल्दी मैन इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है अप्रोक्सीमेटली 6000 से लेकर 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। एक हेल्दी मैन पर मिनट कितनी एयर इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है? अप्रोक्सीमेटली 6000 से लेकर 8000 ml। सोलिबिलिटी की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये होती है 20 से 25 गुना ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20 से 25 टाइम हायर होती है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एल्विलाई, और गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एल्विलाई और ब्लड के बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में। एवरी 100 मिलीलीटर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डिलीवर करता है 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन टिश्यू को। एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। और एवरी 100 मिलीलीटर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डिलीवर करता है 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई को। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज की बात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज वैल्यू 3000 ml, 500 ml, 1100 ml और 1200 ml। यहाँ पर आप लोग देखो वॉल्यूम्स को इस टाइप से लिख लोगे, पहले लिख लोगे IRV, उसके बाद TB, उसके बाद लिख लोगे ERV और लास्ट में लिख लोगे RV को, रेजिडुअल वॉल्यूम को। पहला हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम, फिर आ जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लास्ट में आ जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखो इनको मिला दो IRV को और TB को तो क्या बन जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3000 और 500 कितना आ जाएगा? 3500 ml। TB और ERV को मिला दोगे यहाँ पे इन दोनों को तो ये बन जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी 500 1100 कितना आ जाएगा? 1600। ERV और RV को मिला दोगे तो ये बन जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 1100 ये हो गया और 1200 ये हो गया, ये हो जाएगा 2300 ml। अब स्टार्टिंग के ऊपर के तीन मिला दो IRV TB ERV 3000 500 1100 तो ये हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी 4600 ml। और सबको जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी 5800 ml। IRV और TB को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसके बाद देखो ये TB और ERV को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी।
इसके बाद हो जाएगा ERV और RV फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और यहाँ पे IRV, TV और ERV को मिला देंगे तो ये बन जाएगा वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी में आ जाएगा ये सारे के सारे वॉल्यूम IRV, TV, ERV और RV। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा IRV TV। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा TV प्लस ERV। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा ERV प्लस RV। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा IRV प्लस TV प्लस ERV। और टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी में तीनों आ जाएंगे IRV, TV, ERV। टोटल लंग कैपेसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। और वाइटल कैपेसिटी में सारे वॉल्यूम आ जाएंगे IRV प्लस TV प्लस ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम तो है ही। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। गैसेस ट्रांसपोर्ट की ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम का काम कौन करता है? ब्लड। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की, तो 90% होता है आरबीसी के द्वारा, 10% प्लाज्मा के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट 20 से 25% आरबीसी के द्वारा, 70% बाइकार्बोनेट्स के द्वारा, 7% प्लाज्मा के द्वारा। हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो पाया जाता है रेड ब्लड सेल में, आरबीसी में। एक मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन का, वो कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करा सकता है? 4 मॉलिक्यूल को। ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ तो ये क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका फॉर्मूला है HbO2 4। एवरेज हीमोग्लोबिन कितना होता है 100 मिलीलीटर ब्लड में? 12 से लेकर 16 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ तो ये क्या बना लेती है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन बाइंड करती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका फॉर्मूला है HbO2 4। फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन भरने के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होना चाहिए, जबकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर लो होने चाहिए। फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। रेगुलेशन की बात करें रेस्पिरेशन की, सबसे पहले हमको बता रखा है इसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, आरआरसी को। आरआरसी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन के मेडुलर रीजन में। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए। न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है ब्रेन के पोन्स रीजन में, मॉडरेट करता है फंक्शनिंग को आरआरसी की रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की। कीमोसेंसिटिव एरिया ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रिदम सेंटर के एडजेसेंट में सिचुएटेड होता है कीमोसेंसिटिव एरिया। हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के लिए। रिसेप्टर की बात करें ओटी कार की और कैरोटिड आर्टरी की, तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं चेंज को, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन में होने वाले चेंज को। डिसऑर्डर की बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यहाँ पे देखो डिसऑर्डर और इधर बता रखे हैं इनके इफेक्ट्स। अस्थमा, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, सांस लेने में अस्थमा में, जो कि इन्फ्लेमेशन आ जाता है ब्रोंकोस। इम्फाइसीमा, एल्वियुलर वॉल यहाँ पे डैमेज हो जाती है। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये क्यों होता है? ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ फ्यूम्स और डस्ट। फ्यूम और डस्ट के लॉन्ग एक्सपोजर से क्या होता है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके एग्जांपल है सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट चैप्टर है अपना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड एक एग्जांपल है फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू का, जो मिलकर बना है प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से। प्लाज्मा की परसेंटेज है यहाँ पे 55, फॉर्म्ड एलिमेंट के 45। फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इराइथोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पे वाटर पाया जाएगा 90 से 92%। मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं प्लाज्मा में? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स। क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं प्लाज्मा में। यदि प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। और प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में कुछ 6 से लेकर 8%। प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन,
ग्लोबुलिन। तो हमने बात करी है ब्लड के कॉम्पोजिशन की। ब्लड एग्जाम्पल एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू का। ब्लड मिलकर बना है प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से। फॉर्म्ड एलिमेंट की परसेंटेज है 45, प्लाज्मा की है 55। प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन की बात करें, वाटर पाया जाएगा प्लाज्मा में 90 से 92%। मिनरल्स पाए जाएंगे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोटिंग फैक्टर। अगर क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दे प्लाज्मा में से तो ये क्या बन जाएगा, सीरम। और प्रोटीन पाई जाएगी 6-8%। प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। और फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है आरबीसी, इराइथोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो प्रोटीन है उनके फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले है फाइब्रिनोजन। इसका काम क्या है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो फाइब्रिनोजन है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखती है। ग्लोबुलिन इन्वॉल्व होती है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉट कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखती है। ग्लोबुलिन इन्वॉल्व होती है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में। अब हम बात करते हैं आरबीसी की। इराइथोसाइट जो है ये मोस्ट अबंडेंट है और ब्लड सेल की। हमने बात करा है जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। तो सबसे ज्यादा आरबीसी का नंबर होता है, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स का नंबर, लास्ट में होता है डब्ल्यूबीसी का नंबर। आरबीसी का नंबर मिलियंस में है, प्लेटलेट्स का लाख्स में है, डब्ल्यूबीसी होती है हजार्स में। तो जो आरबीसी है ये मोस्ट अबंडेंट है और ब्लड सेल्स की। सबसे ज्यादा आरबीसी का नंबर होता है, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स का, और उसके बाद है डब्ल्यूबीसी का। कहाँ पे बनती है, ये रेड बोन मैरो में बनती है एडल्ट ह्यूमंस में। शेप में होती है बाइकॉनकेव। आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव, न्यूक्लियस होता है यहाँ पे एब्सेंट। आयरन कंटेनिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है आरबीसी में जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। एक हेल्थी इंडिविजुअल में 100 मिलीलीटर ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 12 से लेकर 16 ग्राम। हीमोग्लोबिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में। O2 को और CO2 को ट्रांसपोर्ट कराना ये किसका काम है, हीमोग्लोबिन का। वन मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन का ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करा सकता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का, 120 डेज, 120 दिन। आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन में, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ये भी स्प्लीन ही है। तो ये कुछ पॉइंट्स आरबीसी के बारे में हमको बता रखा है एनसीईआरटी में, आप लोग ध्यान रखोगे, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में। इराइथोसाइट्स मोस्ट अबंडेंट सेल से ऑल ब्लड सेल की। कहाँ पे फॉर्म होती है, रेड बोन मेरो में एक एडल्ट ह्यूमंस में। शेप में बाइकॉनकेव होगी, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। आयरन कंटेनिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है आरबीसी में जिसका नाम है एचबी, हीमोग्लोबिन। 100 मिलीलीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 से लेकर 16 ग्राम। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराना। एक मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करा सकता है। एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का, तो ये होता है 120 दिन। आरबीसी कहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है स्प्लीन। यहाँ पे दिखा रखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन ब्लड। आरबीसी है, यहाँ पे प्लेटलेट्स है, और यहाँ पे दिखा रखा है डब्ल्यूबीसी को। ओजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी की होती है 2 मेन कैटेगरीज। पहली एक ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी है एग्रेनुलोसाइट्स। एक ग्रेनुलोसाइट में आता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, और ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाएगा बेसोफिल्स, ओजिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल ये सिक्रेट करती है हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन, और ये इन्वॉल्व होती है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। ओजिनोफिल्स का काम क्या है, अपोज करती है और रेजिस्ट करती है इन्फेक्शन को। न्यूट्रोफिल किल करती है माइक्रोब्स को बाई फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के द्वारा माइक्रोब्स को किल करना न्यूट्रोफिल्स का काम है। इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना, अपोज करना यूजनोफिल्स का काम है। बेसोफिल इन्वॉल्व होती है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में, सिक्रेट करती है हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन। एक ग्रेनुलोसाइट इसमें आ जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। और दूसरा एक ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स डिस्ट्रॉय करती है फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जो हमारी बॉडी में एंटर करता है। बोथ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट ये बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्लेटलेट की बात करें तो इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। कहाँ से प्रोड्यूस होती है, मेगाकैरियोसाइट्स स्पेशल सेल से बोन मैरो में पाई जाने वाली। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm क्यूब्स। प्लेटलेट का नंबर कितना है, 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख।
फंक्शन की बात करें तो ब्लड की क्लोटिंग कराना, ये किसका काम है? प्लेटलेट्स का। टेबल की बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमको बता रखा है ब्लड ग्रुप को, एंटीजन ऑफ आरबीसी, आरबीसी पे पाए जाने वाले जो एंटीजन है, और एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो एंटीबॉडीज है। जो एंटीजन होगा आरबीसी की सरफेस पे वही ब्लड ग्रुप होगा। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, और एंटीबॉडीज होती है प्लाज्मा में इसके अपोजिट। अगर एंटीजन ए है आरबीसी की सरफेस पे तो प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी हो जाएगी बी। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। एंटीजन अगर आरबीसी की सरफेस पे दोनों है, ए बी और बी बी, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में हो जाएगी नील। एंटीजन अगर आरबीसी की सरफेस पे कोई भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में ए बी प्रेजेंट होगी, बी बी। जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन ऑन आरबीसी दोनों प्रेजेंट ए बी बी बी, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। अगर एंटीजन कोई भी नहीं है तो फिर ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में इसके अपोजिट हो जाएगी जो एंटीजन होगा। एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी होगी, बी है तो ए होगी। एंटीजन ऑन आरबीसी मतलब के आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में नील। अगर एंटीजन कोई भी नहीं है तो फिर एंटीबॉडीज हो जाएगी ए और बी दोनों प्रेजेंट। एंटीजन की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के सरफेस पे। ऐसे केमिकल है जो इंड्यूस करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को। टू टाइप के सरफेस एंटीजन है, ए और बी। जो ओ ब्लड ग्रुपिंग पर्सन है यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुपिंग पर्सन यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओ ब्लड ग्रुपिंग पर्सन यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट है ए बी ब्लड ग्रुपिंग। लिम्फ की बात करें जिसको टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है, जो लिम्फ है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाने वाला जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं हम लोग लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड। ये कलरलेस फ्लूइड है। लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स पाई जाएगी जो रेस्पॉन्सिबल होती है बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। लिम्फ इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स के लिए। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब के ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। यहाँ पे बता रखा है देखो हमको कास्केड प्रोसेस के बारे में। जैसे इंजरी कोज हुई तो यहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाती है। प्लेटलेट एक्टिवेट होके स्टार्ट करती है एक एंजाइम रिएक्शन को जिसको बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज, ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और फाइब्रिन डेड सेल के साथ मिलकर बना देगी क्लोट, और फाइनली जहां से मतलब खून वगैरह निकल रहा है वहां पे खून निकलना बंद हो जाएगा। इंजरी के कोज होने पे जो प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और ये स्टार्ट कर देगी एक एंजाइमिक रिएक्शन को जिसको बोला जाता है कैस्केड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो ये एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज, ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन क्या करेगा, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। थ्रोम्बिन कन्वर्ट इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू एक्टिव फाइब्रिन। जो फाइब्रिन है ये डेड सेल के साथ मिलकर क्या बना देगी, क्लोट, और फाइनली जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना है, हार्ट से, ब्लड वेसल से और ब्लड से। सर्कुलेटरी पाथवे टू टाइप्स के बता रखे हैं हमको एनसीईआरटी में। पहला है क्लोज, दूसरा है ओपन। क्लोज में क्या होता है, नेटवर्क जो है ब्लड वेसल का ये प्रेजेंट होगा। ओपन में ब्लड वेसल का जो नेटवर्क है वो एब्सेंट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल प्रेजेंट होगा, ओपन में ब्लड वेसल का नेटवर्क एब्सेंट होगा। क्लोज सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, एनालिड्स और कॉर्डेट्स में। जो क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है ये किस में पाया जाएगा, एनालिडा में और कॉर्डेटा में। ओपन ये देखने को मिलता है आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्कस में। आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्कस में जो सर्कुलेशन है किस टाइप का है, ओपन टाइप का। हार्ट के टाइप की बात करें, बेस्ड ऑन चेम्बर, टू चेम्बर हार्ट पाया जाता है फिशिस में। जो थ्री चेम्बर हार्ट है ये एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में पाया जाएगा। और जो फोर चेम्बर हार्ट है ये किस में पाया जाता है, बर्ड्स में, मेमल्स में, क्रोकोडाइल्स में। वैसे रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर हार्ट पाया जाता है, क्रोकोडाइल यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसमें फोर चेम्बर हार्ट पाया जाएगा। दो चेम्बर हार्ट की बात करें इसमें एक एट्रिया एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, इसमें पाया जाता है फिशिस में, और फिशिस में पाया जाएगा सिंगल सर्कुलेशन। थ्री चेम्बर हार्ट में दो एट्रिया एक वेंट्रिकल पाया जाएगा। थ्री चेम्बर हार्ट ये किस में देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में।
यहाँ पे होता है 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल, तो यहाँ पे पाया जाएगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेंट्रिकल्स है। 4 चेम्बर हार्ट, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल देखने को मिलता है यहाँ पे। 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है बर्ड्स में, मैमल्स में, क्रोकोडाइल्स में, और यहाँ पे पाया जाता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, सिस्टेमिक और पल्मोनरी दोनों सर्कुलेशन पाए जाएंगे यहाँ पे। और एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन होता है फिशिस में। 2 चेम्बर हार्ट, एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल। 3 चेम्बर हार्ट में 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल। 4 चेम्बर हार्ट में 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। 2 चेम्बर हार्ट पाया जाएगा फिशिस में, 3 चेम्बर एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में, 4 चेम्बर बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स। यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, यहाँ पे होगा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ये मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। एंटायर हार्ट जो है ये किसका बना है? कार्डियक मसल का। हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है? थोरेसिक कैविटी में, बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच पाया जाता है थोरेसिक कैविटी में, और स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की ओर। हार्ट प्रोटेक्ट होता है एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग के द्वारा, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। 4 चैम्बर होता है हार्ट में, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो है ये मस्कुलर भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं एट्रिया से। तो ये हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है एनसीईआरटी में। मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन से एंटायर हार्ट जो है ये मिलकर बना है कार्डियक मसल से। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? थोरेसिक कैविटी में, बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच, स्लाइडली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की ओर, प्रोटेक्ट होता है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग के द्वारा, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल है ये मस्कुलर भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं एट्रिया से। सेप्टम की बात करें वॉल की, तो इंटर एट्रियल सेप्टम ये कहाँ पे पाया जाएगा? थिन मस्कुलर वॉल है बिटवीन राइट और लेफ्ट एट्रिया। इंटर का मतलब होता है देखो बिटवीन, सेप्टम वॉल होगी और एट्रियल आ रहा है तो मतलब एट्रिया का लेना देना है यहाँ पे कुछ। तो इंटर एट्रियल सेप्टम ये थिन मस्कुलर वॉल है जो पाई जाएगी बिटवीन राइट और लेफ्ट एट्रिया। एट्रिया मतलब के राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में, सेप्टम का मतलब है वॉल, इंटर का मतलब है बिटवीन। तो जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ये जो वॉल है ये कहाँ पे पाई जाएगी? बिटवीन राइट और लेफ्ट एट्रिया। ऐसे यहाँ पे आ रहा है नीचे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकल आ रहा है तो मतलब कि वेंट्रिकल के बीच में होगी। इंटर का मतलब है बिटवीन और सेप्टम का मतलब है वॉल। तो ये जो मस्कुलर वॉल है ये कहाँ पे पाई जाएगी? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। यहाँ पे देखो एट्री भी आ रहा है, वेंट्रिकल भी आ रहा है, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो पाई जाने वाली वॉल है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। प्रेजेंट होती है बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड। सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल पाई जाएगी? एट्रियो वेंट्रिकुलर। इंटर एट्रियल सेप्टम थिन मस्कुलर वॉल है बिटवीन राइट और लेफ्ट एट्रिया। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये थिक मस्कुलर वॉल है बिटवीन राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड। सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। वॉल्व की बात करें तो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाएंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व ये प्रेजेंट होंगे बिटवीन लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व। सेमिल्यूनर वाल्व कहाँ पे पाए जाएंगे? ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ पे राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग होगी पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी ओर्टा में, तो इसको गार्ड करता है सेमिल्यूनर वाल्व, वहाँ पे पाए जाएंगे सेमिल्यूनर वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में, बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, सेमिल्यूनर वाल्व यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग होगी पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी ओर्टा में, तो वहाँ पे पाए जाएंगे सेमिल्यूनर वाल्व। हार्ट साउंड की बात करें लब की और डब की, तो लब साउंड का प्रोड्यूस होगा जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, और सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोज होने पे प्रोड्यूस होगा जो डब साउंड है। एसएन की बात करें और एवीएन की, तो जो एसएन है इसका मतलब है साइनो एट्रियल नोड, एवीएन का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। साइनो एट्रियल नोड ये कहाँ पे पाया जाएगा? प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे पाया जाएगा साइनो एट्रियल नोड। जो एवी नोड है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ये पाया जाएगा राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। एसएन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में, और राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में पाया जाएगा एवी नोड। कार्डियक साइकिल की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल किससे मिलकर बनती है? एट्रिया और वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल से, मतलब कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के जो बनेगी वो है
कार्डियक साइकिल, एट्रिया और वेंट्रिकल के सिस्टोल मतलब के कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन से मिलकर बनती है जो कार्डियक साइकिल है। कंपोनेंट की बात करें कार्डियक साइकिल के, तो जो एट्रियल सिस्टोल है यहाँ पे एट्रियल ब्लड एम्प्टी होगा, टाइम है 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकल का ब्लड एम्प्टी होता है यहाँ पे। ज्वाइंट डायस्टोल, टाइम है 0.4 सेकेंड। बोथ एट्रिया और वेंट्रिकल यहाँ पे फ्रीली मूव करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल वेंट्रिकल पंप करते हैं अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर बीट वॉल्यूम। कार्डियक साइकिल के दौरान जो ईच वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड पंप करते हैं, 70 ml, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर बीट वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम अभी हमने देखा है 70 ml है, और जो हार्ट रेट है ये क्या होता है, हार्ट बीट पर मिनट जो होती है 72। तो 70 की और 72 की जब गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 5040। ये भी ml में है, ये हो जाएगा ml में, ये हो जाएगा लगभग 5000 ml। और 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 5000 ml में कितना हो जाएगा, 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 5 लीटर। कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन है 0.8 सेकंड। एट्रिया और वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल से मिलकर बनती है कार्डियक साइकिल। कंपोनेंट में आ जाएगा एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए होता है। एट्रियल ब्लड एम्प्टी होता है ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल का ब्लड एम्प्टी होगा, टाइमिंग है 0.3 सेकंड। ज्वाइंट डायस्टोल की टाइमिंग है 0.4 सेकंड। और बोथ एट्रिया और वेंट्रिकल यहाँ पे फ्रीली मूव करते हैं ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल के दौरान ईच वेंट्रिकल पंप करता है लगभग 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर बीट वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट बीट पर मिनट होती है 72, स्ट्रोक वॉल्यूम है 70, 72 की गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5040 ml। और 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 5000 मिलीलीटर में हो जाएंगे 5 लीटर। तो कार्डियक आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 5 लीटर। प्रेजेंटेशन की बात करें स्टैंडर्ड ईसीजी की, यहाँ पे हमको पी वेव बता रखा है, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये हो जाएगा टी वेव। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। जो ये पी वेव है ये रिप्रेजेंट करती है जो पी वेव है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये इतना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल्स के डिपोलराइजेशन को। टी वेव रिप्रेजेंट करती है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। पी वेव रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और जो ये टी वेव ये रिप्रेजेंट करती है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। डिसऑर्डर की बात करें ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक यानी कि पंपिंग प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर। नॉर्मल बीपीएम को बता रखा है एनसीईआरटी में 120/80 mmHg। और हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में कितना हो जाता है बढ़ के 140/90 mmHg। नॉर्मल होता है 120/80 और हाइपरटेंशन में कितना हो जाएगा 140/90। हाई ब्लड प्रेशर अफेक्ट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे ब्रेन और किडनी को। एंजाइना की बात करें, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एंजाइना, ऑल्सो नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। एक ही मतलब है ऑल्सो नोन एज। एक्यूट चेस्ट पेन होता है एंजाइना में, कब होता है, जब हार्ट की मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, मेन कॉज इसका डिपोजिशन हो जाना कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यू का, जिसकी वजह से आर्टरीज की जो ल्यूमेन है वो नहर हो जाती है। और एंजाइना में क्या था, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। एक्यूट चेस्ट पेन होता है, हार्ट की मसल को जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इस वजह से यहाँ पे चेस्ट में बहुत तेजी से पेन होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। मेन कॉज क्या है, सीएडी का डिपोजिशन हो जाना कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यू का, जिसकी वजह से जो आर्टरीज की ल्यूमेन है नहर हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट यहाँ पे धड़कना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। हार्ट फेलियर में हार्ट फेल हो जाता है, मतलब कि ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता हार्ट फेलियर में हमारा जो हार्ट है। हार्ट अटैक में व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, पर्याप्त मात्रा में जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी हार्ट मसल को, तो जो हार्ट की मसल है वो डैमेज हो जाती है सडनली, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। नेक्स्ट चैप्टर है अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सबसे पहला वर्ड है देखो एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म
मेंटेन और बैलेंस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन देयर बॉडीज। ये एक ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो जीव है वो मेंटेन या फिर बैलेंस करता है वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को अपनी बॉडीज में। मेजर फॉर्म की बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट की जो एक्सक्रीट होते हैं एनिमल्स के द्वारा, तो ये है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की और उनके एग्जांपल्स की। इधर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, इधर एग्जांपल्स। प्रोटोनेफ्रिडिया जिनको फ्लेम सेल्स भी बोला जाता है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है प्लेटिलमिंथीज के, रोटिफर्स के, सीफेलोकॉर्डेट्स, एम्फियोक्सस के और कुछ एनालिड्स के। नेफ्रिडिया ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है अर्थवर्म्स के, एनालिड्स के। मालफिजन ट्यूब्यूल्स मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट के, जैसे कॉकरोच हमको बता रखा है यहाँ पे एग्जांपल में। ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है क्रस्टेसी प्रॉन के, और किडनी है सभी वर्टिब्रेट में। प्रोटोनेफ्रिडिया जिन्हें फ्लेम सेल भी बोला जाता है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लेटिलमिंथीज में, रोटिफर्स में, सीफेलोकॉर्डेट्स में और कुछ एनालिड्स में। नेफ्रिडिया अर्थवर्म में है, और मालफिजन ट्यूब्यूल ये कॉकरोच के मतलब जो इंसेक्ट वगैरह है उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं मालफिजन ट्यूब्यूल। ग्रीन ग्लैंड जिन्हें एंटीनल ग्लैंड भी बोला जाता है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है क्रस्टेसी के, प्रॉन के, और किडनी सभी वर्टिब्रेट्स के हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये मिलकर बना होता है किडनी के एक पेयर से, यूरेटर के एक पेयर से, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा। किडनी यूरेटर पेयर में है, बाकी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा सिंगल है। यहाँ पे दिखा रखा है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को। यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, किडनी, डोर्सल अोर्टा। यहाँ पे यूरेटर दिखा रखी है, देखो यूरेटर भी पेयर में है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एक दिखा रखे है और एक इधर। ऐसे एक किडनी यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो किडनी और यूरेटर पे पेयर में है, बाकी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा सिंगल सिंगल है। तो हम बात करते हैं किडनी की। किडनी की लंबाई बता रखी है हमको एनसीईआरटी में 10 से लेके 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई किडनी की होती है विड्थ 5 से लेके 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। वेट होता है किडनी का 120 से लेके 170 ग्राम। शेप होता है बीन लाइक। कलर में होती है किडनी रेडिश ब्राउन। सिचुएशन की बात करें तो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, लास्ट थोरेसिक टू थर्ड नंबर वर्टिब्री के बीच में। जोन होते हैं किडनी में दो, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स की बात करें ईच किडनी में तो नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स है 1 मिलियन। दो किडनी है और एक किडनी में नेफ्रॉन्स की संख्या कितनी है, 1 मिलियन। और नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। तो किडनी के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हमको एनसीईआरटी में बता रखे हैं, आप लोगों को ध्यान रखने हैं। लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर। वेट होता है किडनी का 120 से लेकर 170 ग्राम। शेप में होती है बीन लाइक। कलर होता है रेडिश ब्राउन। सिचुएटेड कहाँ पे होती है, लास्ट थोरेसिक टू थर्ड नंबर वर्टिब्री के बीच में। जोन का नंबर कितना है, 2। आउटर में है कोर्टेक्स, इनर में है मेडुला। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स की बात करें तो ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन्स है। मैंने बात करी है इनसाइड द किडनी 2 जोन पाए जाते हैं, आउटर कोर्टेक्स, इनर मेडुला। जो मेडुला है ये डिवाइड होता है कुछ कोनिकल मासिस में, और जो कोर्टेक्स है ये एक्सटेंड कर जाता है बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, जो बनाता है आगे चल के रीनल कॉलम्स ऑफ पर्टिनी। मेडुला कुछ कोनिकल मासिस में डिवाइड होकर क्या बनाता है, मेडुलरी पिरामिड। यहाँ पे दिखा रखा है किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को। यहाँ पे यूरेटर है, रीनल पेल्विस, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, कैलिक्स, मेडुलरी पिरामिड, रीनल कॉलम, रीनल कैप्सूल, कोर्टेक्स। Toward the center of inner concave surface of kidney is a notch found that is called hilum. किडनी के इनर कॉनकेव सरफेस की ओर एक नोच पाया जाता है जिसको बोला जाता है हाइलम, जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल और जो नर्व्स है वो एंटर करती है। और हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस पाया जाएगा, इसको बोला जाएगा रीनल पेल्विस। नेफ्रॉन्स की बात करते हैं तो हमने भी देखा है नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। नेफ्रॉन्स के 2 पार्ट होते हैं, पहला ग्लोमेरुलस है, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस जो है ये कैपिलरी का एक टफ्ट है जो बना होता है पेरेंट आर्टरियोल के द्वारा। रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे बोमेन कैप्सूल हो गया, पीसीटी, डीसीटी, हेले लूप। द पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज, सबसे पहला आ जाएगा बोमेन कैप्सूल। ये डबल वॉल कपलाई की स्ट्रक्चर है। पीसीटी की बात करें
तो इसका काम क्या होता है, मेंटेन करना पीएच को और आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स को, बॉडी फ्लूइड के आयनिक बैलेंस को और पीएच को मेंटेन करना काम है पीसीटी का, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का काम है पीएच को मेंटेन करना और ब्लड में सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करना। हेले लूप मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स को, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना काम है हेले लूप का। पीएच को मेंटेन करना, उस सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करना ब्लड में, ये काम है डीसीटी का। पीएच को मेंटेन करना प्लस बॉडी फ्लूइड के आयनिक बैलेंस को बनाए रखना, ये काम है पीसीटी का। और बोमेन कैप्सूल जो है ये डबल वॉल कपलाई की स्ट्रक्चर है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी का एक टफ्ट है जो बना होता है एफेरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल किडनी, दो पार्ट्स होता है, पहला ग्लोमेरुलस है, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल है। जीफार की बात करें तो ये फिल्ट्रेट का वो अमाउंट है जो किडनी फॉर्म करती है पर मिनट। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट। किडनी के द्वारा पर मिनट में फॉर्म होने वाला फिल्ट्रेट का जो अमाउंट है वो कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर की बात करें हेल्थी इंडिविजुअल के तो ये होती है 125 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर पर डे। एक अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है यूरिन पर डे 1 से लेके 1.5 लीटर, 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट करता है एक अडल्ट ह्यूमन। यूरिया पर डे 25 से लेकर 30 ग्राम। यूरिन का कलर लाइट येलो होता है और यूरिन का पीएच होता है 6, स्लाइटली एसिडिक। अगर यूरिन में ग्लूकोज पाया जाएगा तो इसको ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे, अगर कीटोन बॉडीज पाई जाएगी तो कीटोनूरिया। यदि ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज किसी पर्सन के यूरिन में पाई जा रही है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उस पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इज नोन एज द कीटोनूरिया। और ग्लाइकोसूरिया कीटोनूरिया क्या इंडिकेट करता है, डायबिटीज मेलाइटस को। डिसऑर्डर की बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम के तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, किडनी की जो ग्लोमेरुलाई है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। रीनल कैल्कुलाई, ये स्टोन और इंसोल्युबल मास है क्रिस्टलाइज साल्ट के जो किडनी में बन जाते हैं। रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी, और कैल्कुलाई होता है स्टोन। तो क्रिस्टलाइज साल्ट का जो इंसोल्युबल मास है जो हमारी किडनी में बन जाता है उसको बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। नेक्स्ट रीनल फेल्योर, यहाँ पे किडनी फेल्योर हो जाती है। रीनल का मतलब क्या है, किडनी। और यूरिया में क्या होता है, ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। तो ये डिसऑर्डर हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। डिसऑर्डर से बहुत क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखोगे। पहला ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, किडनी की जो ग्लोमेरुलाई है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। रीनल कैल्कुलाई, क्रिस्टलाइज साल्ट के जो इंसोल्युबल मास है या स्टोन है वो फॉर्म हो जाता है हमारी किडनी में जिसको बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। रीनल फेलियर, यहाँ पे किडनी फेलियर हो जाएगी। और किडनी फेलियर का कारण क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ब्लड में यूरिया का जमा हो जाना। एक्सक्रीशन की बात करें अदर देन किडनी तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले लंग्स। लंग्स रिमूव करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को 200 ml पर मिनट। लीवर सिक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, बिलीरुबिन, बिलीवरिडिन और कोलेस्ट्रॉल को। सलाइवा जो है ये एलिमिनेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को। सलाइवा एलिमिनेट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। स्वीट ग्लैंड सिक्रेट करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को, लैक्टिक एसिड को, सोडियम क्लोराइड को। तो ये एक्सक्रीशन है जो अदर देन किडनी हमको बता रखा है एनसीईआरटी में। पहला लंग्स है, दूसरा लीवर है, तीसरा हमको बता रखा है सलाइवा, चौथा हमको बता रखा है स्वीट ग्लैंड। लंग्स रिमूव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को और ये बता रखा है नंबर हमको 200 ml पर मिनट। लीवर सिक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, बिलीरुबिन, बिलीवरिडिन, कोलेस्ट्रॉल को। सलाइवा एलिमिनेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को। और जो स्वीट ग्लैंड है ये सिक्रेट करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, NaCl को। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले कुछ मूवमेंट्स की। सबसे पहले है देखो अमीबॉइड मूवमेंट। ये कहाँ पे पाया जाता है, सम सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेज एंड WBC इन ब्लड एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स। हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुछ सेल्स जैसे मैक्रोफेज हो गई और ब्लड में पाई जाने वाली जो WBC है वो एग्जिबिट करती है जो अमीबॉइड मूवमेंट्स है। शरीर में पाई जाने वाली कुछ सेल जैसे मैक्रोफेज और WBC जो है वो शो करती है इस टाइप के मूवमेंट्स को। सीलियरी मूवमेंट्स की बात करें
तो ये कहाँ पे पाया जाता है? मोस्ट ऑफ अवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन occur in most of our internal tubular organ, जैसे ट्रेकिया में, फेलोपियन ट्यूब्स में और ब्रोंक्योल्स में। सिलियरी मूवमेंट्स ये कहाँ पे पाया जाएगा? ट्रेकिया में, फेलोपियन ट्यूब्स में, ब्रोंक्योल्स में। और मस्कुलर मूवमेंट्स कहाँ पे होता है? लिम्स में, जा में और टंग्स में। लिम्स, जा एंड टंग्स रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट्स। नेक्स्ट है मसल। मसल की बात करें तो मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ओरिजिन में मसल कैसी है? मेसोडर्मल। मसल कंट्रीब्यूट करती है 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट को। एक अडल्ट ह्यूमंस के बॉडी वेट का 40 से 50% कंट्रीब्यूट करती है जो मसल है। लोकेशन के आधार पे बात करें तो मसल 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहला है स्ट्रेटेड, जिन्हें वॉलंटरी मसल्स भी बोला जाता है। दूसरा है नॉन स्ट्रेटेड, जिनको विसरल मसल्स भी बोला जाता है। तीसरी है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल कहाँ पे पाई जाती है? हार्ट में पाई जाती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? लोकेटेड इन इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन। होलो विसरल ऑर्गन्स की इनर वॉल पे पाई जाती है जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है। स्ट्रेटेड मसल, जिनको वॉलंटरी मसल्स भी बोला जाता है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये एसोसिएट होती है बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट से। यहाँ पे मसल फाइबर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांचेड होता है। यहाँ पे मसल फाइबर फ्यूजिफॉर्म है, स्पिंडल शेप के और अनब्रांचेड है। कार्डियक मसल में जो मसल फाइबर है शॉर्ट होंगे, नैरो होंगे और ब्रांचेड होंगे। यहाँ पे स्ट्रेशन प्रेजेंट है स्ट्रेटेड मसल में, यहाँ पे एब्सेंट है नॉन स्ट्रेटेड में, और यहाँ भी प्रेजेंट है कार्डियक मसल में स्ट्रेशन। ये नेचर में वॉलंटरी होंगी। यहाँ पे इनवॉलंटरी है स्मूथ मसल, कार्डियक मसल ये भी इनवॉलंटरी है। स्टेरॉइड वॉलंटरी है नेचर में, नॉन स्टेरॉइड और कार्डियक इनवॉलंटरी है। ये इन्वॉल्व होते हैं जो स्टेरॉइड मसल्स है लोकोमोटरी एक्शन में और बॉडी पोस्चर के चेंज में। जो स्मूथ मसल है ये इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में और गेमीट और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है जो स्मूथ मसल है। कार्डियक मसल इन्वॉल्व होती है हार्ट पंपिंग में और ब्लड सर्कुलेशन में। लोकेशन के आधार पे मसल के 3 टाइप्स हमको बता रखे हैं। पहला है स्ट्रेटेड मसल, दूसरा है नॉन स्ट्रेटेड, इनमें विसरल मसल या स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है। तीसरा है कार्डियक मसल। स्ट्रेटेड मसल कहाँ पे पाई जाएंगी? ये एसोसिएट होती है बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट से। होलो विसरल ऑर्गन्स की इनर वॉल पे पाई जाती है। जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कार्डियक मसल कहाँ पे पाई जाएगी? हार्ट में पाई जाएंगी। मसल फाइबर यहाँ पे लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांचेड है, यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप और अनब्रांचेड है। यहाँ पे मसल फाइबर शॉर्ट होंगे, नैरो होंगे और ब्रांचेड होंगे। स्ट्रेशन की बात करें यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ भी एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है कार्डियक मसल में। ये वॉलंटरी नेचर में जो स्ट्रेटेड मसल है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल इनवॉलंटरी है। ये इन्वॉल्व होती है जो स्ट्रेटेड मसल से। जो स्ट्रेटेड वॉलंटरी मसल है ये इन्वॉल्व है लोकोमोटरी एक्शन में और बॉडी पोस्चर के चेंजिंग में। फूड के और गेमेट के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती है जो हमारी ये नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है। जो कार्डियक मसल है ये इन्वॉल्व होती है ब्लड सर्कुलेशन में और हार्ट पंपिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन पिगमेंट्स मसल आर कैटेगराइज एज रेड मसल और व्हाइट मसल। मायोग्लोबिन पिगमेंट की क्वांटिटी के आधार पर जो मसल्स है उनको कैटेगराइज किया गया है रेड मसल में और व्हाइट मसल में। रेड मसल को एरोबिक भी बोलते हैं, इनको बोलता है एनारोबिक मसल्स। जो व्हाइट मसल्स होंगी इधर रेड मसल है और इधर व्हाइट मसल है। कलर की बात करें तो कलर में रेड होती है, ये कलर में व्हाइट होती है। मायोग्लोबिन पिगमेंट यहाँ पे हाई अमाउंट में है और यहाँ पे लेस अमाउंट में व्हाइट मसल में। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मोर है, यहाँ पे लेस है। यहाँ पे अधिकता में पाए जाएंगे, यहाँ पे कम मात्रा में पाए जाएंगे व्हाइट मसल में माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे स्लो और कंटिन्यूस होता है, यहाँ पे फास्ट कॉन्ट्रेक्शन होगा शॉर्ट पीरियड के लिए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। कलर में रेड रेड कलर की होंगी क्योंकि यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट है यहाँ पे रेड मसल में। ये व्हाइट होंगे कलर में जो व्हाइट मसल है, मायोग्लोबिन पिगमेंट यहाँ पे कम मात्रा में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। कॉन्ट्रेक्शन स्लो कंटिन्यूस होता है रेड मसल में, फास्ट कॉन्ट्रेक्शन होगा शॉर्ट पीरियड के लिए व्हाइट मसल में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे लेस है, यहाँ पे मोर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज मेड ऑफ 206 बोन। जो स्केलेटल सिस्टम है ह्यूमंस में ये कितनी बोन से मिलकर बना है? 206 बोन से। एक्सियल स्केलेटन में आ जाएगी 80 बोन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएगी 126 बोन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। यहाँ पे कितनी बोन है? 80 बोन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केल की। स्केल में पाई जाएंगी 29 बोन। क्रेनियल बोन्स का नंबर है 8,
फेशियल बोन्स का नंबर है 14, ईयरोलॉजिकल में आ जाएगी 6, हाइड बोन में आ जाएगी 1। तो इनको जोड़ेंगे तो 14 6 20, 8 28 और 1 29। 29 बोन होती है स्कल में। क्रेनियल बोन्स 8 है, फेशियल बोन 14 है, ईयरोलॉजिकल 6 है, हाइड बोन का नंबर है 1। तो टोटल हो जाएंगे जोड़ के 29। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स का नंबर कितना है 26, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 1 और कोकिक्स 1। सर्वाइकल सर्वाइकल का नंबर कितना है 7, थोरेसिक का है 12, लंबर का है 5, सेक्रम का 1, कोकिक्स का 1। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। स्टर्नम में पाई जाएगी एक बोन, इट इज ए फ्लैट बोन ऑफ ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। थोरेक्स के वेंट्रल मिड लाइन पे जो फ्लैट बोन पाई जाएगी उसको बोला जाएगा स्टर्नम, नंबर में होगी 1। रिप्स की बात करें तो रिप्स कितनी होती है, पेयर में तो होती है 12 और नंबर में होती है 24। जो फर्स्ट 7 पेयर है इनको बोला जाता है ट्रू रिप्स, 8th 9th और जो 10th पेयर है इनको बोला जाता है फॉल्स रिप्स, 11th और 12th पेयर को बोला जाता है फ्लोटिंग रिप्स। जो फर्स्ट 7 पेयर है जिनको ट्रू रिप्स बोला जाता है इनको वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स भी बोला जाएगा। 8th 9th और 10th पेयर जो फॉल्स रिप्स है इनको बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिप्स। 11th 12th पेयर जो है जिनको फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं इनको वर्टिब्रल रिप्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन में ट्रू रिप्स भी लिखा हुआ आ सकता है, वर्टिब्रो स्टर्नल भी आ जाएगा, फॉल्स भी आ सकता है लिखा हुआ, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल आ सकता है लिखा हुआ, फ्लोटिंग भी आ सकता है, वर्टिब्रल भी आ सकता है। जो फर्स्ट 7 पेयर है इनको ट्रू रिप्स या वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स बोलेंगे। 8th 9th और 10th पेयर को फॉल्स रिप्स या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिप्स भी बोलेंगे। 11th 12th पेयर को फ्लोटिंग रिप्स भी बोलेंगे और वर्टिब्रल रिप्स भी बोल दिया जाता है जो 11th और 12th पेयर है। यहाँ पे हमको दिखाया गया है टूरी रिप्स को, यहाँ पे फॉल्स रिप्स है, यहाँ पे है फ्लोटिंग रिप्स। 7 पेयर टूरी रिप्स, 8th 9th और 10th पेयर हो जाएगा फॉल्स रिप्स, 11th और 12th पेयर हो जाएगा फ्लोटिंग रिप्स। यहाँ पे स्टर्नम को दिखाया गया है, यहाँ पे रिप्स, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। यहाँ पे बोन्स का नंबर कितना है 126, लिम्स बोन हो जाएगी 120 और गडल्स बोन्स का नंबर है 6। तो 120 और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126। गडल्स बोन्स की बात करें तो नंबर में कितनी है 6, पेक्टोरल गडल में आ जाएगी 4, पैल्विक गडल में हो जाएगी 2, कोक्सल बोन होगी यहाँ पे 2, पेक्टोरल गडल में होती है 4, 2 स्केपुला, 2 क्लेविकल। लिम्स बोन की बात करें तो नंबर में कितनी है 120, फोर लिम्ब में 60 हड्डी पाई जाएंगी, हाइड लिम्ब में भी 60। फोर लिम्स की बात करें, बोन्स ऑफ फोर लिम्स की, तो यहाँ पे देखो एक हाथ की बात हो रही है, यहाँ पे ह्यूमरस हो जाएगी एक हाथ में, एक रेडियस एक, अल्ना एक, कोरपल्स जिनको रिस्ट बोन बोला जाता है ये हो जाएंगे नंबर में 8, मेटाकोर्पल जिनको पाम बोन बनेंगे ये कितनी हो जाएगी 5, और फेरेंजिस डिजिट कितनी हो जाएंगी 14। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30। एक हाथ में बोन्स का नंबर कितना है 30, दोनों हाथ में कितना हो जाएगा 60। और ऐसी बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब की बात करें एक पेयर की, तो एक पेयर में फीमर का नंबर एक है, एक पटेला है, एक टीबिया, एक फाइबुला है। टोर्सल एंकल बोन का नंबर है 7, मेटाटोर्सल 5 हो जाएंगी, फेलेंजिस और डिजिट हो जाएंगे 14। ऐसे इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 30। एक पेयर में 30 है, दोनों में कितनी हो जाएगी 60। ऐसे यहाँ पे बोन्स ऑफ फोर लिम्ब है, एक हाथ की और एक पैर की लिखी हुई है यहाँ पे। बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ह्यूमरस एक है, रेडियस एक, अल्ना एक, कोरपल्स या रिस्ट बोन का नंबर है 8 है, मेटाकोर्पल पाम बोन का नंबर है 5, फेलेंजिस का नंबर है 14। तो ये हो जाएंगे 30, दोनों हाथ में हो जाएगी 60। ऐसे यहाँ पे बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब फीमर एक, पटेला एक, टीबिया फाइबुला एक एक, टोर्सल एंकल बोन हो जाएगी 7, मेटाटोर्सल 5, फेलेंजिस हो जाएंगे डिजिट 14। तो हो जाएंगे एक पैर में 30, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी 60, और 60 60 कितनी हो जाएंगी 120। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉइंट्स की। तो जॉइंट्स हमको एनसीईआरटी में बता रखे हैं 3 टाइप्स के, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता, यहाँ पे परमिट लिमिटेड मूवमेंट्स, यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट होता है जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है, और यहाँ पे कंसिडरेबल मूवमेंट्स होता है साइनोवियल जॉइंट्स में। और यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी पाई जाती है जो हेल्प करती है लोकोमोशन में और अदर मूवमेंट्स में। फाइब्रस जॉइंट्स ये कहाँ पे देखने को मिलता है स्कल बोन में, सुचूर बिटवीन स्कल बोन। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में कौन से जॉइंट पाए जाएंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो लिमिटेड मूवमेंट्स को अलो करता है। साइनोवियल जॉइंट्स इसके एग्जांपल हो जाएगा नी जॉइंट्स और पाइवट जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के कुछ टाइप्स हमको बता रखे हैं यहाँ पे,
पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा हिंज ज्वाइंट, तीसरा पाइवट ज्वाइंट, चौथा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, पांचवा है सैडल ज्वाइंट्स। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स ये कहाँ पे पाया जाएगा? शोल्डर और हिप ज्वाइंट्स में, नी ज्वाइंट्स में और एल्बो ज्वाइंट्स में पाया जाएगा, जो ये हिंज ज्वाइंट्स है। पाइवट ज्वाइंट्स का एग्जांपल हो जाएगा ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स ये कहाँ पे पाया जाएगा? ज्वाइंट बिटवीन कॉर्पल्स, कॉर्पल के बीच में जो ज्वाइंट्स है वो किस टाइप का है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट्स का एग्जांपल हो जाएगा ज्वाइंट बिटवीन कॉर्पल एंड मेटाकॉर्पल ऑफ थंब, कॉर्पल एंड मेटाकॉर्पल ऑफ थंब के बीच में पाया जाएगा सैडल ज्वाइंट्स। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स का एग्जांपल हो जाएगा शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट्स, ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस ये कहाँ पे पाया जाएगा? जो ये पाइवट ज्वाइंट्स है ये पाया जाएगा ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्री के बीच में। हिंज ज्वाइंट्स इसके एग्जांपल नी ज्वाइंट्स और एल्बो ज्वाइंट्स। कॉर्पल के बीच में पाया जाएगा जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स है। सैडल ज्वाइंट्स कॉर्पल और मेटाकॉर्पल ऑफ थंब के बीच में पाया जाएगा जो सैडल ज्वाइंट्स है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स है यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाता है आपके एग्जाम में। डिसऑर्डर को पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमको बता रखा है माइस्थेनिया ग्रेविस को। माइस्थेनिया ग्रेविस एक एग्जांपल है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, अफेक्ट करता है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जिसमें क्या होता है फैटीग होती है, वीकनिंग कमजोरी आ जाएगी और जो स्केलेटल मसल्स है पैरालाइज हो जाएगी। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये एग्जांपल है जेनेटिक डिसऑर्डर का। यहाँ पे क्या होता है जो स्केलेटल मसल है वो डिजेनरेट हो जाएगी। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर है, स्केलेटल मसल यहाँ पे डिजेनरेट हो जाएगी। रिटेनिंग की बात करें तो यहाँ पे रैपिड स्पास वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, कारण क्या है? बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयन की कमी हो जाना। आर्थराइटिस रिफर टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है आर्थराइटिस में। कॉमन डिजीज है एक ओल्ड एज में होने वाली। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो पेन और स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स में आर्थराइटिस में। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, बोन मास यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसके कॉमन कोज है। काउट की बात करें तो यहाँ पे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड क्रिस्टल की जमाव की वजह से जॉइंट्स में सूजन आ जाती है गाउट में। तो ये डिसऑर्डर हमको बता रखा है। पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस, एग्जांपल है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। इसमें क्या होता है फैटिक कमजोरी, वीकनिंग, फैटिक थकान होगी, वीकनिंग कमजोरी होगी, स्केलेटल मसल्स पैरालाइज हो जाएगी माइस्थेनिया ग्रेविस में। मस्कुलर डिस्ट्रोफी स्केलेटल मसल यहाँ पे डिजेनरेट हो जाएगी और एग्जांपल है जेनेटिक डिसऑर्डर का। और एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है नीट 2022 में, शायद 21 में पूछा गया था। टिटेनिक रैपिड स्मास वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगे मसल में, कैल्शियम आयन की यहाँ पे कमी हो जाएगी टिटेनी में। आर्थराइटिस जॉइंट्स में सूजन आ जाएगी। कॉमन डिजीज एक ओल्ड एज में होने वाली। कॉमन सिम्टम पेन और स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स में। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, बोन मास डिक्रीज हो जाएगा और फ्रैक्चर के चांस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा जो इसका एक कॉमन कोज है। गाउट यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जो गाउट डिजीज है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर है अपना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये डिवाइड्स है टू पार्ट्स में। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला सीएनएस है, दूसरा पीएनएस। सीएनएस की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के पार्ट से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसमें आ जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पीएनएस सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा इसमें। सोमैटिक की बात करें तो इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके स्केलेटल मसल्स को। ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। इम्पल्स को ट्रांसमिट कराना सीएनएस से स्केलेटल मसल तक, ये काम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये इम्पल्स को ट्रांसमिट कराता है फ्रॉम सीएनएस टू स्मूथ मसल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके स्मूथ मसल्स को, स्मूथ मसल तक इम्पल्स को ट्रांसमिट कराना का काम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। इसके दो पार्ट्स है ऑटोनोमिक के। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमने बात करी है जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है ये डिवाइड्स है टू पार्ट्स में। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
CNS भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में, PNS भी आ जाता है लिखा हुआ। तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके पार्ट्स हो जाएंगे, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स है, सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम है इम्पल्स को ट्रांसमिट कराना CNS से स्केलेटल मसल तक। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम है इम्पल्स को ट्रांसमिट करना फ्रॉम CNS टू स्मूथ मसल। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसके भी 2 पार्ट्स है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। 3 मेन पार्ट्स है न्यूरॉन के जो हमको एनसीईआरटी में बता रखे हैं। पहला सेल बॉडी, दूसरा है डेंड्राइट, तीसरा है एक्सोन। सेल बॉडी जो है इसका क्या काम होता है, ये सिग्नल्स को इंटीग्रेट करती है। डेंड्राइट्स सिग्नल्स को रिसीव करता है, उस सिग्नल को ट्रांसमिट कराना एक इसका काम है एक्सोन का। न्यूरॉन 3 मेन पार्ट्स पाए जाते हैं न्यूरॉन्स में। पहला सेल बॉडी है, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा है एक्सोन। सेल बॉडी का काम है सिग्नल्स को इंटीग्रेट करना, डेंड्राइट का काम है सिग्नल को रिसीव करना, और एक्सोन का क्या काम होता है, ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को। एक्सोन और डेंड्राइट के नंबर के आधार पर बात करें तो न्यूरॉन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है यूनिपोलर न्यूरॉन, दूसरा है बाइपोलर, तीसरा है मल्टीपोलर न्यूरॉन। एक्सोन का नंबर सभी में 1-1 होगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ पे डेंड्राइट नहीं पाए जाएंगे यूनिपोलर में। बाइपोलर में 1 एक्सोन है, 1 डेंड्राइट्स। मल्टीपोलर में 1 एक्सोन है, 2 और मोर डेंड्राइट्स होंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन ये कहाँ पे पाए जाएंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पे पाए जाएंगे, रेटिना में। रेटिना आई की सबसे इनर मोस्ट लेयर है। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है ये कहाँ पे पाए जाएंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। हमने बात करी है न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। 3 मेन पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन्स में। पहला सेल बॉडी है, दूसरा डेंड्राइट्स है, तीसरा एक्सोन। सेल बॉडी सिग्नल को इंटीग्रेट करती है, डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करते हैं, एक्सोन सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। एक्सोन और डेंड्राइट के नंबर के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं न्यूरॉन्स, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। एक्सोन का नंबर सभी में सेम है। डेंड्राइट्स यहाँ पे एब्सेंट है यूनिपोलर में, बाइपोलर में डेंड्राइट का नंबर 1 है, मल्टीपोलर में डेंड्राइट का नंबर 2 या 2 से अधिक होगा। यूनिपोलर कहाँ पे पाए जाएंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। रेटिना में कौन से पाए जाएंगे, बाइपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन ये कहाँ पे पाए जाएंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेन की। ब्रेन जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ब्रेन 3 भागों में बटा होता है। पहला फोर ब्रेन है, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हो जाएंगे पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा। पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा। मिड ब्रेन के पार्ट्स है सेरेब्रल एक्विडक्ट, कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फोर ब्रेन के पार्ट्स हो जाएगा ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायंसिफेलोन। डायंसिफेलोन ये भी 3 भागों में बटा होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। हमने बात करी है जो ब्रेन है सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में पाया जाने वाला। ब्रेन 3 भागों में बटा होता है, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन के पार्ट्स है पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा। मिड ब्रेन के पार्ट्स हो जाएंगे सेरेब्रल एक्विडक्ट, कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और फोर ब्रेन के पार्ट्स है ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायंसिफेलोन। डायंसिफेलोन के भी 3 पार्ट्स है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हमारा जो ब्रेन है ये कवर्ड होता है क्रेनियल मेनिंजिस के द्वारा। आउटर में ड्यूरामेटर हो जाएगी, मिडिल में आ जाएगी एरेक्नोइड, इनर में आ जाएगी पायामेटर जो कनेक्टेड होती है ब्रेन टिश्यू से। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है डायग्राम शोइंग सेजिटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पे फोर ब्रेन, यहाँ पे मिड ब्रेन, यहाँ पे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के पार्ट्स आ जाएंगे पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा। फोर ब्रेन में आ जाएगा सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। यहाँ पे दिखाया गया है मिड ब्रेन को। यहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम, यहाँ पे दिखाया गया सेरेब्रल एक्विडक्ट और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। एक डीप क्लेफ्ट जो डिवाइड करती है सेरेब्रम को 2 हाफ्स में, इसको बोला जाएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये कनेक्टेड होता है नर्व फाइबर के एक ट्रैक्ट से जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरा था कॉर्पस कैलोसम। एक डीप क्लेफ्ट जो डिवाइड करती है सेरिब्रम को 2 हाफ्स में, उसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोला जाएगा। और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये कनेक्टेड होता है नर्व फाइबर के एक ट्रैक्ट से जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्लस एमिगडेला
प्लस हिप्पोकैम्पस, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम भी इसको बोल दिया जाता है। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्लस एमिगडेला प्लस हिप्पोकैम्पस, ये मिलकर बनाता है लिम्बिक सिस्टम को। जो लिम्बिक सिस्टम है ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, इमोशनल रिएक्शन को, एक्साइटमेंट्स को, प्लीजर को, फियर और मोटिवेशन को। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये बॉडी टेम्परेचर को, ईटिंग और ड्रिंकिंग के अर्ज को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस कंटेन ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। जो हाइपोथैलेमस है इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के ग्रुप आ जाएगा जो सिक्रेट करता है हार्मोन्स को, जिनको बोला जाता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन का एग्जांपल हो जाएगा जीएनआरएच। जीएनआरएच की फुल फॉर्म हो जाएगी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पोन्स की बात करें तो ये हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है जो किससे मिलकर बनता है, फाइबर ट्रैक्ट से। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट। पोन्स का काम क्या है, ये ब्रेन के डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट करके रखता है। सेरेब्रम की बात करें तो यहाँ पे कुछ कॉन्वोल्यूटेड सरफेस पाई जाती है जो न्यूरॉन्स को स्पेस प्रोवाइड करती है। मेडुला की बात करें तो यहाँ पे कुछ सेंटर पाए जाते हैं जो कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा मिलकर बनाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का काम क्या है, ये मेजर कनेक्शन बनाएगा बिटवीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में मेजर कनेक्शन बनाना किसका काम है, ब्रेन स्टेम का। और ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाएगा, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा मिलकर। टंग की बात करें तो ये टेस्ट को डिटेक्ट करती है थ्रू टेस्ट बड। हमारी टंग में टेस्ट बड पाई जाती है जो टेस्ट को डिटेक्ट करती है, और टेस्ट बड में पाए जाते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंस ऑफ स्मेल में। नेक्स्ट चैप्टर है अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स सो दे आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इनमें डक्ट नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। इनका जो सिक्रीशन है उनको बोला जाता है हार्मोन। हार्मोन की बात करें, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं जो एक्ट करता है इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट एब्सेंट होती है, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। इनके जो प्रोडक्ट है उनको हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन की बात करें तो ये नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं, एक्ट करते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। जीएनआरएच इट इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। काम क्या है इसका, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो गोनेडोट्रोपिन को सिंथेसिस और रिलीज कर सके। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लोकेटेड होती है एक बोनी कैविटी में जिसको बोला जाता है सेल एटर्सिका। एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड है एडिनोहाइपोफाइसिस में और न्यूरोहाइपोफाइसिस में। पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड है एनाटॉमिकली दो भागों में, एडिनोहाइपोफाइसिस में और न्यूरोहाइपोफाइसिस में। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है इसके होते हैं दो पोर्शन, पहला है पारस डिस्टालिस, दूसरा है पारस इंटरमीडिया। जो पारस डिस्टालिस है इसको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी। पारस डिस्टालिस ऑल्सो कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। ये प्रोड्यूस करता है 6 हार्मोन्स को। पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा है पारस इंटरमीडिया, सीक्रेट करता है ओनली वन हार्मोन जिसका नाम है एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करें तो इसको बोलते हैं पारस नर्वोसा और इसी को बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होता है, पहले का नाम है ऑक्सीटोसिन, दूसरे का नाम है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को एडीज भी बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो हमने बात करी है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एनाटॉमिकली डिवाइड होती है दो भागों में, एडिनोहाइपोफाइसिस में और न्यूरोहाइपोफाइसिस में। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है इसको पारस नर्वोसा बोलता है और इसी को बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होंगे, पहले का नाम है ऑक्सीटोसिन, दूसरे का नाम है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का एक दूसरा नाम क्या है, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। एडिनोहाइपोफाइसिस इसके भी दो पोर्शन है, पारस डिस्टालिस, दूसरा है पारस इंटरमीडिया। पारस इंटरमीडिया सीक्रेट करता है वन हार्मोन जिसका नाम है एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग
हार्मोन। पाराजिस्टालिस इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं 6 हार्मोन। पहले का नाम है जीएच ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है पीआरएल प्रोलैक्टिन, तीसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, चौथा है एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, पांचवा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, छठा है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पर हमको दिखाया गया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और इसका रिलेशनशिप क्या है हाइपोथैलेमस से। यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, पोर्टल सर्कुलेशन, यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन की बात करें जीएच की, तो इसके हाइपोसिक्रेशन से होता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, हाइपर सिक्रेशन से हो जाएगा जिजेंटिज्म चाइल्ड में, एक्रोमेगेली अडल्ट्स में। पीआरएल की बात करें प्रोलैक्टिन की, तो इसके क्या फंक्शन होता है, ये मिल्क का फॉर्मेशन कराता है मेमोरी ग्लैंड्स में और रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स को। मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है और मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा मेमोरी ग्लैंड्स में। ये फंक्शन होता है पीआरएल के प्रोलैक्टिन के। एसीटीएच की बात करें एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सिंथेसिस एंड सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। टीएसएच की बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये स्टिमुलेट और सिंथेसिस करता है थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन के फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। टीएसएच का काम क्या होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड हार्मोन है थायरोक्सिन, इसके सिंथेसिस एंड सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। फंक्शन की बात करें एमएसएच की, तो ये रेगुलेट करता है स्किन के पिगमेंटेशन को। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है, ये यूटेरस में विगोरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेरस में विगोरस कॉन्ट्रैक्शन कराना, ये काम है ऑक्सीटोसिन का। एमएसएच स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। टीएसएच थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड हार्मोन है थायरोक्सिन, इसके सिंथेसिस एंड सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। फंक्शन की बात करें वेसोप्रेसिन की, एंटी डायरेटिक हार्मोन की, तो रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बाई डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के द्वारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कराना, ये काम है वेसोप्रेसिन का। डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यूरिन के द्वारा वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना, ये किसका काम है एंटी डायरेटिक हार्मोन। डिफिशियंसी की बात करें इंसुलिन की, ये कोज करता है डायबिटीज मेलाइटस, और डिफिशियंसी जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ये कोज करता है डायबिटीज इंसिपिडस। deficiency of insulin cause diabetes mellitus and deficiency of antidiuretic hormone cause diabetes insipidus। पीनियल ग्लैंड की बात करें तो ये लोकेटेड होती है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है, फोरब्रेन के डोर्सल साइड में। सिक्रेट करती है एक हार्मोन, इसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन रेगुलेट करता है 24 आवर डायर्नल रिदम्स को। ऑल्सो रेगुलेट करता है मेलाटोनिन ऑल्सो रेगुलेट पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, अवर डिफेंस कैपेबिलिटी। जो मेलाटोनिन है ये ऑल्सो रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन को, मेटाबॉलिज्म को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, स्लीप वेक साइकिल्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ टू लोब। थायराइड ग्लैंड में टू लोब्स होता है जो लोकेटेड होता है आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के आइदर साइड्स में। जो दोनों लोब्स है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, जिसको बोला जाता है इस्थमस। जो थायराइड ग्लैंड है ये सिक्रेट करती है प्रोटीन हार्मोन, जिसको बोला जाता है टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, जो रेगुलेट करता है हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को। टीसीटी जो है थायरोकैल्सिटोनिन, ये एक हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है, विच लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल। थायराइड हार्मोन के डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें हमको बता रखा है एनसीईआरटी में हाइपोथायरॉयडिज्म को और हाइपरथायरॉयडिज्म को। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो जाएगा गोइटर और माइक्सोडीमा। गोइटर यहाँ पे इलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड्स का, माइक्सोडीमा और दूसरा हमको बता रखा है गज डिजीज को। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से एक्सोप्थेल्मिक गोइटर और ग्रेविस डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। सिम्टम की बात करें इसके तो इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे बीएमआर जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस होगा, प्रोट्रूजन हो जाता है आई बॉल का। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो ह्यूमंस में 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है जो प्रेजेंट होती है ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में प्रेजेंट होती है 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स ह्यूमंस में। सीक्रेट करती है पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है पीटीएच। पीटीएच की फुल फॉर्म होती है पैराथायराइड हार्मोन। जो पीटीएच है ये एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, इंक्रीज करता है हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को। टीसीटी क्या कर रहा था, ब्लड कैल्शियम लेवल को घटा रहा था। पीटीएच हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है।
यहाँ पे फिगर में हमको दिखाया गया है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को। यहाँ पे थायराइड को दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है पैराथायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है? डोर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड ओर्बिटा में। सिक्रीट करती है एक पेप्टाइड हार्मोन, इसको बोलते हैं थाइमोजिन। थाइमोजिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में, जो प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। थाइमोजिन प्ले ए मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट which provide cell mediated immunity। थाइमोजिन प्रमोट करता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को, जो प्रोवाइड कराता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, और ये डिजेनरेट हो जाती है ओल्ड इंडिविजुअल्स में। सो हमने बात करी है थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है? डोर्सल साइड ऑफ हार्ट, हार्ट और ओर्टा के डोर्सल साइड में ही लोकेटेड होती है। सीक्रेट करती है पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है थाइमोजिन। थाइमोजिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में, जो प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। थाइमोजिन प्रमोट करता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को। थाइमोजिन प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, और ये डिजेनरेट हो जाती है ओल्ड इंडिविजुअल में। पैनक्रियास की बात करें तो एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है जो एक्ट करती है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली। पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये सिक्रेट करता है एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंडोक्राइन पार्ट्स, इसमें क्या पाया जाता है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस। और यहाँ पे दो मेन टाइप्स की सेल्स पाई जाती है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल जो है ये सिक्रेट करती है ग्लूकागोन, बीटा सेल सिक्रेट करती है इंसुलिन। ग्लूकागोन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराएगा, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना ये काम है इंसुलिन का। पैनक्रियास एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है जो एक्ट करता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली। एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें तो सिक्रेट करता है एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंडोक्राइन पार्ट्स की बात करें तो किससे मिलकर बना है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस से। और यहाँ पे आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस में टू मेन टाइप्स की सेल पाई जाती है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रेट करती है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ही बढ़ा देता है। बीटा सेल सिक्रेट करती है इंसुलिन, जो एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ही घटा देगा इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट है, हार्ट की जो एट्रियल वॉल है ये सिक्रेट करती है पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है एनएफ एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। ये डिक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को बाय डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल को डायलेट करा के ब्लड प्रेशर को घटा देना, ये किसका काम है? एएनएफ का। एएनएफ कहाँ से सिक्रेट होता है? एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट से। जेजी सेल्स ऑफ किडनी, किडनी की जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है ये भी रिलीज करती है एक पेप्टाइड हार्मोन जिसको बोलते हैं इराइथोपोएटिन। ये स्टिमुलेट करता है इराइथोपोइसिस को, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को। किडनी की जो जेजी सेल्स है जक्स्टा ग्लोमेरुलर, ये रिलीज करती है एक पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है इराइथोपोएटिन। इराइथोपोएटिन स्टिमुलेट करता है इराइथोपोइसिस को, आरबीसी के फॉर्मेशन को। स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जांपल्स है कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन। कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स के एग्जांपल है। अमीनो एसिड का डेरिवेटिव हो जाएगा एड्रेनलिन, प्रोटीन, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स के एग्जांपल है इंसुलिन, ग्लूकागोन, इराइथोपोएटिन, एएनएफ एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर, हाइपोथैलेमिक हार्मोन और जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स है ये सारे के सारे हैं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो ये मिलकर बनी है टू टाइप ऑफ टिश्यू से। टिश्यू के जो एड्रिनल ग्लैंड है ये दो प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी है। आउटसाइड में एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेंट्रली लोकेटेड होता है एड्रिनल मेड्यूला। जो एड्रिनल मेड्यूला है ये सिक्रेट करता है दो हार्मोन्स, पहला है एड्रेनलिन, दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम क्या है? एपिनेफ्रिन। नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम क्या है? नॉर एपिनेफ्रिन। कलेक्टिवली इनको बोला जाता है कैटकोलामाइंस। जो कैटकोलामाइंस है ये इमरजेंसी हार्मोन है, हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट वाले हार्मोन जो है ये कौन सा हार्मोन होता है? जो कैटकोलामाइंस होता है। आउटसाइड में एड्रिनल कॉर्टेक्स जो सीक्रेट करता है कई हार्मोन्स को, इनको बोला जाता है कोर्टिकॉइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये डिवाइड होता है तीन लेयर्स में। आउटर जोना ग्लोमेरुलसम, मिडिल में है जोना वेसिकुलाटा, इनर में है जोना रेटिकुलरिस। यहाँ पे हमको दिखा रखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पे है एड्रिनल ग्लैंड, और यहाँ पे दिखा रखा है अभी में सेक्शन शोइंग टू पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पे एड्रिनल मेड्यूला है, यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स।
यहाँ पे है एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे एड्रिनल मेडुला। अब हम लोग बात करने वाले हैं 4 पेप्टाइड हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं जीआईटी से। सबसे पहला है इसमें गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे और ये स्टिमुलेट करता है एचसीएल और पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को। दूसरा है सिक्रेटिन, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को फ्रॉम एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज से वाटर के और बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है जो सिक्रेटिन हार्मोन है। कोलेसिस्टोकाइनिन की बात करें तो ये एक्ट करता है बोथ पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक एंजाइम और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है कोलेसिस्टोकाइनिन। फोर्थ हार्मोन अपना जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड जो है, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। तो ये 4 पेप्टाइड हार्मोन है जो सिक्रीट होते हैं जीआईटी के थ्रू। पहला गैस्ट्रिन है, दूसरा सिक्रेटिन, तीसरा कोलेसिस्टोकाइनिन, चौथा है जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को जीआईपी। कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट करता है हमारे पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे। पेनक्रियाज से ये सिक्रीट कराएगा पेनक्रियाटिक एंजाइम और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस रेस्पेक्टिवली। सिक्रेटिन ये एक्सोक्राइन पेनक्रियाज से वाटर और बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। जो गैस्ट्रिन है एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, स्टिमुलेट करता है एचसीएल और पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को। एलएच की बात करें तो ये मेल में एंड्रोजन की सिंथेसिस कराता है, फीमेल में ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। एफएसएच मेल में रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को और फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एलएच फीमेल में इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन, एफएसएच फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ कराता है। एलएच मेल में एंड्रोजन की सिंथेसिस कराता है, एफएसएच मेल में रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को।